हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। जो है, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि वो हिंदी को सभी कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स में अक्रॉस द स्टेट लैंग्वेज बना देंगे और आपको सारा जो काम है कोर्ट्स को वो हिंदी मीडियम में ही कंडक्ट करना होगा। लेकिन उसी चीज़ को अब चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। तो उसी बारे में हम सारा डिस्कस करेंगे, और इसमें आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर होगा और करंट का पार्ट तो कवर होगा ही होगा। So it is a very important and informative topic. आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे अन अकेडमी आर्टिकुलेट के चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन जो नीचे दिया हुआ है उसे भी दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अपनी तैयारी में, और आप घर बैठे बैठे घर के कंफर्ट से ही सारी की सारी प्रिपरेशंस अपने आईएएस एग्जाम के लिए कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, जैसे कि आपको मल्टीपल टीचर्स मिलेंगे, बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, आप घर बैठे बैठे बिना एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इनकर किए तैयारी कर पाओगे। इसके अंदर अगर आप 24 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको 75% तक ऑफ मिल जाता है, जिससे और आपको एडिशनल 10% ऑफ भी मिल जाएगा यूजिंग माई कोड ANI7। जिसके बाद आपको 2 साल के लिए यानी कि 24 महीनों के लिए सिर्फ 43,200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत लेस अमाउंट है अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पे जाते हो तो उसके मुकाबले। और इसके अंदर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरी की पूरी लाइब्रेरी का, तो आप किसी भी और कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही आपको फैसिलिटी मिलती है डाउनलोड और ऑफलाइन की भी, यानी कि जो भी पीडीएफ्स हैं वो आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो, ऐप से ही विद इन द ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप विद इन द ऐप ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं वीडियोस को, ताकि अगर इंटरनेट ना चले या इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी ना हो आपके एरिया में, तब भी आप उन लेसन्स को देख सकें। साथ ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, अन अकेडमी आर्टिकुलेट को, यहाँ से UNARTIC। आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हो डिस्कशंस के लिए, स्टडी टाइम YT। और आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, अनिकेत सर, अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। सो दीज थ्री आर मस्ट एंड ऑफ कोर्स दीज आर ऑल फ्री। इशू समझ लेते हैं। तो हरियाणा ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 2020 का लाया था, जिसके थ्रू उन्होंने कहा था कि हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे सारी कोर्ट्स में। तो सारा कोर्ट्स का, सारी न्यायपालिकाओं का जितना भी काम है वो हिंदी में किया जाएगा। द अमेंडमेंट हैज मेड टू द हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1969 by introducing a new section 3A designating Hindi as the sole official language to be used for conducted work in the civil courts, criminal courts in the Haryana subordinate to High Court of Punjab and Haryana, all revenue courts and rent tribunals, or any other court or tribunal constituted by the state government। तो जो अमेंडमेंट हुई थी उससे कि जो आपका हरियाणा का ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट था 1969 का, वो अमेंड हो गया था। उसके अंदर सेक्शन नंबर 3A ऐड किया गया था, जिससे हिंदी को सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, कि हिंदी एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज होगी सारे के सारे काम के लिए, जो कि सिविल कोर्ट्स में हो रहा है, न्यायपालिकाओं में हो रहा है, क्रिमिनल कोर्ट में हो रहा है, या फिर किसी भी और ट्राइब्यूनल के अंदर, रेवेन्यू कोर्ट के अंदर, रेंट ट्राइब्यूनल के अंदर, कहीं पे भी और हो रहा है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है और हाई कोर्ट से नीचे है, हाई कोर्ट से सबॉर्डिनेट है। तो उन सभी चीज़ों के अंदर हिंदी को सोल ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया। तो सारा का सारा कार्रवाई हिंदी में होगी, जितने भी बयान लिए जाएंगे वो हिंदी में लिए जाएंगे, जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो भी हिंदी में होंगे, और जो जज फैसला सुनाएंगे वो भी हिंदी में सुनाया जाएगा। The amendment also states that the state government shall provide requisite infrastructure, translators, and training to the staff within 6 months of the commencement of the Amendment Act। इसके अलावा अमेंडमेंट में ये भी कहा गया कि स्टेट की जिम्मेवारी है, स्टेट जो है खुद से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। सपोज करो हिंदी में टाइप करने के लिए कीबोर्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके अलावा ट्रांसलेटर्स, अगर किसी व्यक्ति को हिंदी नहीं आती तो ट्रांसलेटर्स। इसके अलावा जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग, क्योंकि स्टाफ को ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में टाइपिंग स्पीड उतनी अच्छी हो जितनी इंग्लिश में है, क्योंकि बहुत सारे जो टाइपिंग के कोर्सेज होते हैं उसमें हिंदी के कोर्सेज कम होते हैं। सो इसी के लिए ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, वो सारी चीज़ें भी स्टेट गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर से अपने हिसाब से प्रोवाइड करेगी विद इन द 6 मंथ्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट। तो फिर इसको चैलेंज क्यों किया गया, इस चैलेंज में क्या लिखा है? So the petition has been filed to challenge the new Section 3A incorporated in the Haryana Language Official Language Amendment Act of 2020। तो इस सेक्शन, पूरे के पूरे सेक्शन को, पूरे के पूरे सेक्शन 3A को ही चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि ये जो सेक्शन है ये अपने आप में गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। The petitioner has argued that the amendment was made
with the assumption that everyone practicing law in Haryana not only knows Hindi but is also fluent in it. तो यानी कि उन्होंने कहा, पिटिशनर्स ने कहा, पिटिशनर कौन होता है? जिसने केस डाला है। रिस्पोंडेंट होता है जो डिफेंड कर रहा है अपने आप को या जिससे जवाब मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट होगी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, पिटिशनर हो गया जिसने केस डाला है। सो पिटिशनर ने कहा कि ये जो लॉ लाया गया है, ये जो अमेंडमेंट लाए गए हैं, ये जो सेक्शन इंसर्ट किया गया है, इस चीज़ को एज्यूम करके किया गया है कि जो भी बंदा हरियाणा के अंदर वकील है, जो भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है लॉ, उसको ना केवल हिंदी पढ़नी आती है बल्कि उसको बोलने में भी अच्छे से आती है, फ्लुएंटली वो बोल सकता है। ये अजम्पशन जो है अपने आप में गलत है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा, हर एक वकील जो हरियाणा के अंदर है उसको हिंदी अच्छे से लिखनी और बोलनी आती हो। दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आर्बिट्रेरी। उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ है ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आर्बिट्रेरी है, यानी कि अपनी मनपसंद से, अपनी इच्छा से कोई भी अराजक फैसला जो है वो ले लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। Imposition of Hindi as the sole official language to be used in the lower court across the state would create an unreasonable classification between Hindi and non-Hindi speaking advocates. उन्होंने कहा कि इससे एक बहुत गलत क्लासिफिकेशन आ जाएगी लोअर कोर्ट्स के अंदर। जो एडवोकेट्स हिंदी अच्छे से बोल सकते हैं और जो हिंदी नहीं बोल सकते, या उनकी पढ़ाई, जो लॉ की पढ़ाई है, जो विधि की पढ़ाई है, वो हिंदी में नहीं हुई है, जिसके कारण उनकी हिंदी की वोकैबुलरी लॉ के अंदर क्योंकि बहुत डीप हो जाती है, तो वो टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर एडवोकेट्स। तो इससे एक अलग से डिमार्केशन हो जाएगी कि हिंदी स्पीकिंग एडवोकेट है तो उसके पास हम केस लेके जाएं, और नॉन हिंदी स्पीकिंग एडवोकेट्स का इससे नुकसान होगा। द अमेंडमेंट इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी। तो इसके कारण इक्वालिटी का हनन होता है, तो यह आर्टिकल 14 को वायलेट करती है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन ऑफ चॉइस, आर्टिकल 19। इसके अलावा आर्टिकल 19 जो कि हमें फ्रीडम देता है कि हम अपनी मर्जी का प्रोफेशन कर सकें, काम कर सकें, उसकी भी वॉयलेशन हो रही है। और डिग्निटी एंड लाइवलीहुड ऑफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। इसके अलावा जो हमारी डिग्निटी है और लाइवलीहुड है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इन्फ्रिंजमेंट होगी। तो ये आर्टिकल 21 का भी वॉयलेशन है, पर्सनल लिबर्टी का भी वॉयलेशन है। ऐसा पिटिशनर्स ने कहा है, कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है अभी, अभी ऐसा पिटिशनर्स ने कहा है। और ये तीनों राइट्स जो है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो 3A सेक्शन है, ये अपने आप में इन तीनों को इन्फ्रिंज करता है, इसीलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। इसके अलावा जो आपके पिटिशनर्स हैं उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की मूव की सेक्शन 3A डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, किसी भी तरह की इस तरह की कोई नीड ही नहीं थी। ये अपने आप में बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना फैसला है, एक अननेसेसरी फैसला है। उन्होंने कहा कि इंग्लिश इज वाइडली यूज बाय द एडवोकेट्स इन सबऑर्डिनेट जुडिशरी एंड लोअर कोर्ट्स। तो लोअर कोर्ट्स के अंदर यानी कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई और उसके नीचे जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट है, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोर्ट है, बीच में CJM की कोर्ट भी होती है, ADJ की कोर्ट भी होती है। तो इन सभी कोर्ट्स के अंदर हम देखते हैं कि ऑलरेडी जितने भी एडवोकेट्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंग्लिश जो है जजेस को भी आती है और वकीलों को भी आती है। Imposing Hindi will create problem for practicing lawyers since the level of fluency and expertise needed to argue and represent a matter in Hindi is much more than simple understanding of the language. इन्होंने कहा कि हिंदी के अंदर केस लड़ना और बात है और हिंदी को समझना या बोलना अलग बात है। तो हम जिस हिंदी में बात कर रहे हैं या हम जिस हिंदी में आपस में डिबेट करते हैं, वो लैंग्वेज और जो लॉ की लैंग्वेज है हिंदी, जिसके अंदर आपको केस को लड़ना होता है, वो टोटली डिफरेंट है। उसके अंदर जो बहुत सारे जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आ जाते हैं। जैसे कि सपोज करो कॉग्निजेंस लेना, तो कॉग्निजेंस अपने आप में एक स्पेसिफिक लॉ का वर्ड है जो कि क्रिमिनल लॉ से संबंधित है। इसी तरीके से जो इसकी हिंदी ट्रांसलेशन होगी वो सबको नहीं आती होगी। तो इसीलिए जिस बंदे ने हिंदी में लॉ नहीं पढ़ी उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो अपना केस कैसे प्रेजेंट करे। वो फ्लुएंट नहीं हो पाएगा, अपने आर्गुमेंट्स को अच्छे से पेश नहीं कर पाएगा, ना ही उसके पास इतनी एक्सपर्टाइज होगी कि वो इन चीज़ों को हिंदी में अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, जिससे कि उसका काम जो है इफेक्ट होगा, उसका प्रोफेशन जो है इफेक्ट होगा, चाहे उसका केस उसने कितना ही अच्छा तैयार कर रखा हो। तो हिंदी को लॉ की तरह से प्रेजेंट करना, लॉयर की तरह से प्रेजेंट करना और हिंदी के अंदर नॉर्मल बातचीत करना या अंडरस्टैंडिंग होना, दोनों ही अलग चीज़ें हैं। द स्टेट इज़ एन इंडस्ट्रियल हब। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो स्टेट है, यानी कि हरियाणा स्टेट है, इसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारा केसेस होते हैं, और जो भी इंडस्ट्रीज़ के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग लॉयर्स भी लड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गुड़गांव में रह रहे हैं तो गुड़गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे वकील भी हैं जो दिल्ली से केस आके लड़ रहे हैं, और दिल्ली के अंदर सपोज करो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो दोनों है या फिर इंग्लिश है। तो इंग्लिश के अंदर जो लॉयर्स कंफर्टेबल हैं, अब वो गुड़गांव में आके केसेस नहीं लड़ पाएंगे। तो इस तरह से भी डिस्क्रिमिनेशन या प्रैक्टिस के अंदर जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिलेंगी।
So state is an industrial hub. There are significant number of lawyers who would not be able to argue their cases to the fullest in Hindi. तो अपने full potential पे वो argument नहीं कर पाएंगे हिंदी में, as most cases are related to industrial sector, क्योंकि industrial sectors के जो cases हैं उनके अंदर जो बहुत सारे ऐसे lawyers भी होते हैं जो अलग अलग states से आते हैं और उनका background भी हिंदी का हो ऐसा जरूरी नहीं है. अब गवर्नमेंट ने क्या रिप्लाई किया? द गवर्नमेंट पॉइंटेड आउट दैट हरियाणा वाज सेपरेटेड फ्रॉम द erstwhile स्टेट ऑफ पंजाब इन 1966. तो हमें पता है कि जो पुराना पंजाब था अंग्रेजों के टाइम का, उसके अंदर से 50% या लगा लो 60% के करीब जो था वो पाकिस्तान में चला गया. उसके बाद जो इंडिया में बचा उसके अंदर से हिमाचल प्रदेश बनाया गया, हरियाणा बनाया गया और एक जो पंजाब है वो प्रेजेंट डे पंजाब है वो रह गया. तो 3 स्टेट्स यहाँ से कार्व आउट हुए थे. तो हिमाचल प्रदेश जो था वो तो यूनियन टेरिटरी इनिशियली बनाया गया, बाद में उसको स्टेट बनाया गया और 1966 के अंदर हम देखते हैं कि पंजाब में से हरियाणा अलग हुआ था. और किस बेसिस पे हुआ था? लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ था. तो जो हम लिंग्विस्टिकली लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कर रहे थे, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेट आंध्र प्रदेश बना था, तो उसी तरीके से यहाँ पे पंजाब से अलग होके हिंदी बेसिस पे कि हिंदी लैंग्वेज यहाँ की प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज है, बोले जाने वाली लैंग्वेज है, हरियाणा को बनाया गया था. 1969 के अंदर हिंदी वॉज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हरियाणा और उसके बाद 1969 में हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज हरियाणा की बना दिया गया था. इस टाइम पे पंजाब जो था उसने पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था और पंजाबी जो है सभी सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स में भी यूज की जाती है, बोली जाती है. तो जितने भी एडवोकेट्स हैं वो जो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, जो अपने कागज दे रहे हैं वो पंजाबी में दे सकते हैं. वो सब कुछ काम जो है लोअर कोर्ट्स के अंदर पंजाबी में होता है. तो सेम चीज अब हरियाणा कह रहा है कि हम भी करना चाहते हैं अपने स्टेट के लिए. हरियाणा गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस आर रैपिडली रिप्लेसिंग इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑफ ऑफिशियल वर्क इन द स्टेट्स. उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनमें बहुत सारा काम हो रहा है और वो इंग्लिश को रिप्लेस कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑफिशियल वर्क ऑफ द स्टेट. तो जैसे हम देखते हैं मध्य प्रदेश है या राजस्थान है या छत्तीसगढ़ है या बिहार है, झारखंड है, इन स्टेट्स के अंदर भी हम देखते हैं, यूपी है, इनमें बहुत ज्यादा काम जो है हिंदी में किया जाता है और इंग्लिश को मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है. इससे सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है? एक तो आपका पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ता है क्योंकि मेजोरिटी जो लोग हैं वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज को समझते हैं. तो हर एक जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन है वो जो लोग हैं वो आसानी से समझ पाएंगे. आप एक एलीट माइनॉरिटी की जगह आप लोगों का ध्यान दे रहे हो, आप मासेस का ध्यान दे पाओगे. इट इज बट नेचुरल दैट द प्री डोमिनेंट लैंग्वेजेस शुड सिक्योर देयर राइटफुल प्लेस. इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज ज्यादातर लोग बोलते हैं, प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज है, उसके अंदर काम होना चाहिए ताकि उनको आसानी रहे केस लड़ने में, केस सुनने में, सामने वाला क्या कह रहा है उस चीज में, वकील साहब क्या कह रहे हैं उस चीज में और जज साहब क्या कह रहे हैं उस चीज में. तो कहीं ना कहीं जो सेटिस्फेक्शन है पर्सन की, उसकी सेटिस्फेक्शन का भी ख्याल रखा जाना चाहिए. अगर उसके लिए सब कुछ एलियन की तरह होगा कि पता नहीं क्या बातचीत हो रही है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो वैसे ही वो घबरा जाएगा और वो अपने कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर देगा. Hindi being the predominantly spoken language in the state of Haryana uses the same and use of the same for the purpose of working in the court and tribunal subordinate to the High Court of Punjab and Haryana has thus become a matter of practical necessity today. तो अगेन उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से नीचे वाली जितनी भी कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स हैं वहाँ पे अगर हिंदी में काम होगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को कार्रवाइयाँ समझ आएंगी कि क्या हो रहा है, वकील क्या कह रहा है, गवाह क्या कह रहा है, जज साहब क्या कह रहे हैं. तो इससे एक बहुत अच्छा स्मूथनेस आ जाएगी सिस्टम के अंदर और जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो भी इंक्रीज होगा, वो भी बढ़ेगा. The state has argued that many times the witness do not know what has been recorded in his or her statement in the court. तो अगेन जैसे कि कोई विटनेस आया, इसने कोर्ट में कोई बयान दिया, अब उसके बाद इंग्लिश में उसको क्या ट्रांसलेट करके वकील साहब लिखवा रहे हैं तो उसको पता ही नहीं चलता. तो इससे उसके मन में कहीं ना कहीं डाउट रह जाते हैं और कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता उसको. और इसी के कारण उसका हनन भी होता है, क्योंकि सपोज करो इसी तरह से कोई ऑर्डर आ गया इंग्लिश में, अब वो कहाँ जाके उसको ट्रांसलेट करवाए, वो किसी के पास जाएगा, अगर किसी ने उससे ठग लिया तो उसके साथ बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, उसके साथ चीटिंग्स के केसेस भी हो सकते हैं. तो विटनेस को सेटिस्फेक्शन तो होनी चाहिए कि जो मैंने कहा है वही चीज रिकॉर्ड हुई है, वही चीज लिखवाई गई है. इफ द सेम इज रिकॉर्डेड इन इंग्लिश तो उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं आता और उसको समझ में नहीं आता कि क्या रिकॉर्ड करवाया और मैंने क्या बोला था. हैंस हिंदी इज प्रैक्टिकल नेसेसरी. तो इसीलिए हिंदी प्रैक्टिकली नेसेसरी है, क्योंकि अगर वही चीज हिंदी में रिकॉर्ड करवाई जाएगी तो वो उसी टाइम ऑब्जेक्ट करेगा कि मैंने ये नहीं कहा था, मेरे कहने का मतलब ये था और मेरी स्टेटमेंट को गलत लिखाया जा रहा है. तो जज जो है उसकी बात पे ध्यान दे सकता है. In the democracy, every citizen should get justice quickly in his own language and should not remain speechless during the proceeding. तो अब हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हर एक सिटीजन का अधिकार है कि उसको जस्टिस जो है आसानी से मिले और उसे समझ भी आए कि जस्टिस हुआ क्या है. तो इसीलिए हम जजमेंट्स की कॉपी को भी ट्रांसलेटेड वर्जन में देते हैं पर्सन को. एफआईआर की कॉपीज भी उसकी लोकल लैंग्वेज में उसको दिखाई जाती है, उसको समझाई जाती है.
तो इसीलिए उसको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को भी जो है उसकी लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि जस्टिस उसे आराम से मिल सके और उसे समझ में भी आए कि क्या हो रहा है। अगर अदरवाइज वो सिर्फ स्पीचलेस खड़ा रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कोर्ट में हुआ क्या। फिर वो बाद में बाहर आके वकीलों से पूछेगा या और लोगों से पूछेगा कि कोर्ट में हुआ क्या। अर्लियर मैनी एमएलएज ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा के बहुत सारे एमएलएज और इवन एडवोकेट जनरल आपको पता है स्टेट के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। स्टेट के सबसे बड़े लीगल अधिकारी होते हैं, और ये गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर भी होते हैं और लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे भी गवर्नमेंट इन्हें लड़ने के लिए कहती है। And hundreds of other advocates had supported Hindi language use in the court so that the citizen of Haryana can understand the entire justice process in their own language. तो सेम चीज रिपीट की गई है कि हरियाणा के एमएलएज और एजी साहब ने भी इसी चीज को रिएटरेट किया है कि हिंदी के अंदर सारा काम होना चाहिए, ताकि सिटीजन ऑफ हरियाणा जो है वो पूरे प्रोसेस को समझ पाए एंड कैन इजीली पुट देयर व्यूज बिफोर द कोर्ट, और कोर्ट के जवाब भी आराम से दे पाए। तो अब इस पूरे इशू के अंदर हम देख रहे हैं हिंदी बार बार रिपीट हो रहा है, तो हिंदी से रिलेटेड जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए या प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट आ जाए तो आपको पता हो। So Constituent Assembly of India adopted Hindi written in Devanagari script along with English as the official language of the country on 14 September 1949। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट, जिसके अंदर हम लिखते हैं को खगो वाली स्क्रिप्ट, उसके अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था एज ऑफिशियल लैंग्वेज अलॉन्ग विद इंग्लिश, इंग्लिश के साथ साथ। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को किया गया था। और आर्टिकल कौन सा इसका? आर्टिकल 343 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 343 सब क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। लेकिन इम्पोजिशन ऑफ हिंदी जो थी वो बहुत ज़्यादा स्टेट्स को पसंद नहीं आई थी, स्पेशली नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, और इसीलिए वॉयलेंट प्रोटेस्ट जो थे वो देखने को मिले थे सदर्न इंडिया के अंदर। जिसके कारण जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक अमेंडमेंट लाते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट के अंदर, जिसके कारण इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी दोनों ही चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की रहेंगी। तो बेसिकली इंग्लिश भी कंटिन्यू रहेगी और हिंदी भी जो है कंटिन्यू रहेगी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो इसीलिए हम देखते हैं जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कागज होते हैं, नोटिफिकेशन होती हैं, वो बायलिंगुअल होती हैं, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही निकाला जाता है। इसके बाद ये जो एंटी हिंदी प्रोटेस्ट थे 1965 के अंदर, इसके अंदर जो था ऑफिशियल पॉलिसी के अंदर थोड़ा और चेंज लाया गया, और 1967 के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है इसको फिर से अमेंड किया गया। द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट वाज अमेंडेड इन 1967, गारंटिंग द वर्चुअल इंडेफिनिट पॉलिसी ऑफ बायलिंगुअलिज्म, यानी कि इंडेफिनिट टाइम तक जो दोनों ही लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी है, इकट्ठे ही चलती रहेंगी फॉर द पर्पसेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए दोनों लैंग्वेजेस इकट्ठी चलती रहेंगी। तो पहले हम देख रहे थे कि कुछ सालों तक के बाद जो है हिंदी को सोल ऑफिशियल लैंग्वेज की कहीं ना कहीं इंटेंशन नजर आ रही थी हमें, वो चीज़ हटा दी गई, और अब हम कह सकते हैं कि वर्चुअली इंडेफिनिट पीरियड तक जो इंग्लिश है वो कंटिन्यू रहेगी हिंदी के साथ साथ फॉर द ऑफिशियल पर्पसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Given the linguistic diversity of India, there is no national language as of all the states are free to decide their own official languages। तो हमें पता है कि इंडिया के अंदर कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग जल्दी जल्दी में हिंदी को टिक कर देते हैं यहाँ पे, पर इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी दोनों ही हैं। तो जो कार्यभार है, सारा का सारा कार्यकाल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यूनियन गवर्नमेंट का, तो यूनियन ऑफ इंडिया का जितना भी काम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, वो सारा का सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही किया जाता है, साइमल्टेनियसली किया जाता है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज इन दोनों में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कि पार्ट नंबर 17 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपके ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाले आर्टिकल से डील करता है। और जैसा हमने बताया कि स्टेट के अंदर फ्रीडम है, स्टेट्स की अपनी मर्जी है कि वो किस चीज़ को कितना करना चाहते हैं। तो स्टेट की मर्जी है कि वो किस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में तमिल होगी, पंजाब में पंजाबी होगी, एक्सेट्रा। तो पार्ट 7 जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है, ये 343 से लेकर 351 आर्टिकल तक डील करता है। हमने 343 का सब क्लॉज 1 देखा, जिसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, हमने ये लिखा हुआ देखा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको आर्टिकल याद रखना है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 351 की बात करें तो इट गिव्स द पावर टू यूनियन गवर्नमेंट टू इशू अ डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर ये है कि हमें जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका ये कहीं ना कहीं काम है कि वो डेवलपमेंट करे हिंदी लैंग्वेज की, और हिंदी लैंग्वेज को लिंक लैंग्वेज बनाए। तो हमें पता है कि लगभग 45% प्लस लोग जो है वो हिंदी जानते हैं, और अगर सिर्फ समझने की बात करें, लिखी हुई हिंदी की ना भी बात करें, तो शायद 70+ % जो लोग हैं इंडिया में, उनको हिंदी समझ में आती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हिंदी एक इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जो कि लिंक लैंग्वेज बन सकती है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। तो इंग्लिश के अलावा सिर्फ एक हिंदी ही ऐसी लैंग्वेज है जो कि पूरे इंडिया को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही जैसी भी है समझ आ सकती है, तो लिंक लैंग्वेज बन सकती है। एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर बॉलीवुड का और टीवी का बहुत बड़ा रोल है।
तो इसीलिए इस चीज़ को डेवलप किया जा सकता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि अगर कभी रिप्लेस करना पड़े हमें इंग्लिश को, तो हम उसे हिंदी से रिप्लेस कर सकें, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को पहले ही वो लैंग्वेज समझ में आती है। और इसके अलावा अगेन हम इसमें स्क्रिप्ट के चेंजेस भी ला सकते हैं, जैसे टर्की के अंदर हुआ था। तो जब टर्की रिपब्लिक बना, मॉडर्न टर्की जो बना, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो उसके अंदर हमने देखा कि उन्होंने स्क्रिप्ट को रिप्लेस करके लैटिन स्क्रिप्ट इस्तेमाल करी, तो ABC इस तरह से वो अपनी लैंग्वेज को लिखने लगे, जिससे कि लिटरेसी रेट एकदम से शूट अप कर गया। तो इस तरीके से अगर आप कोई नई लैंग्वेज को थोड़ा कर देते हो, या हिंदी को आप रोमनाइज्ड स्क्रिप्ट के अंदर भी एक्नॉलेज कर लेते हो, तो उससे क्या होगा कि हिंदी की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और हिंदी स्पीकर्स और हिंदी समझने वाले लोगों की संख्या भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और इसके अलावा आपको आर्टिकल 351 के बारे में ये भी याद रखना है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ही आता है। सो इट इज कंसिडर्ड एज अ DPSP, दैट इज आउटसाइड द पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो नॉर्मली क्या है कि पार्ट 4 के अंदर आपके सारे के सारे DPSPs दिए गए हैं, लेकिन 351 आर्टिकल ऐसा है जो कि अपने आप में DPSP है, लेकिन इट इज not in part 4 of the constitution, rather it is a separate article, article 351, so it is considered as a DPSP outside the part 4 of constitution. तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। एंड उसके बाद आर्टिकल 348 की बात की गई है। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 348, द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट फॉर ऑल द बिल्स, एक्ट्स एक्सेट्रा विल बी इंग्लिश लैंग्वेज अंटिल द पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स अदरवाइज। तो अगेन जितने भी बिल्स हैं या कोई भी और चीज़ें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में हो रही है या हाई कोर्ट में हो रही है, वो सारी की सारी इंग्लिश में रहेंगी, अनटिल अनलेस पार्लियामेंट ऐसा कहे कि उसको आपको किसी और लैंग्वेज में करना है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता, बहुत नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि बहुत डाइवर्स लोग आते हैं जो हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में। प्लस सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इंग्लिश के अंदर है, सारी बुक्स इंग्लिश में है, सारे जजमेंट्स इंग्लिश में है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लेवल पे मेरे को नहीं लगता कि इंग्लिश को रिप्लेस करना कभी भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगेन पार्लियामेंट यहाँ पे कर सकता है 348 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है, तो हिंदी लैंग्वेज इज वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस ऑफ द 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिंदी लैंग्वेज जो है वन ऑफ द लैंग्वेजेस है, जो कि 22 लैंग्वेजेस हमने 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, और ये 8 शेड्यूल के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, इन सभी को हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस मानते हैं, और नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। सो लास्टली कंक्लूजन की बात करें, तो जो प्रोविजन ऑफ हिंदी कैन बी सप्लीमेंटेड विद द यूज ऑफ इंग्लिश एज वेल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही साथ साथ अगर चला के रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा स्टेट्स के लिए भी, और उनके लिए भी काम करने में आसानी होगी। द प्रोविजन ऑफ ऑप्शनल यूज ऑफ हिंदी इन द प्रोसीडिंग हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश एंड बिहार। तो ऑप्शनल यूज हिंदी का जो हाई कोर्ट्स के अंदर भी किया जाता है, जैसे कि राजस्थान हाई कोर्ट में, यूपी हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और बिहार हाई कोर्ट में भी। तो इस तरीके से अगर आप सप्लीमेंट्री यूज कर लेते हो कि ठीक है दोनों लैंग्वेजेस को थोड़ा थोड़ा जो है करा जाएगा, तो उससे ज़्यादा बेटर प्रोग्रेस हो पाएगी स्टेट की, और लोगों को भी कम दिक्कत आएगी, दोनों ही पक्षों का कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाएगा। तो इसमें अब हमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी, तो जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो हम उस पर भी एक चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। आई होप यू लाइक द टॉपिक, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।